3 विधानसभाओं के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए। अगर और कोई वक़्त होता, तो हम और आप उसके ऊपर चर्चा भी नहीं कर रहे होते। लेकिन नतीजे भी कुछ इस तरह के आए कि हम सब लोग चर्चा करने के लिए मजबूर हो गए और राम मंदिर की चढ़ावा चोरी और जैन जी के 20 जुलाई के आंदोलन से जो राजनीतिक आईना बना, उस आईने में हम इन विधानसभा उपचुनावों की तस्वीर देख रहे हैं। उस आईने में देख के हम विधानसभा चुनावों का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा कह सकती है कि हम 2-1 से हुआ फैसला, एक तो हमने गुजरात का जीत लिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चुनाव में जीत-हार छोड़ दीजिए, ये देखिए कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है। गुजरात में भी भाजपा ने जो सीट जीती है, उसमें भी उसका जो जीत का अंतराल है, वो 20,000 वोटों से कम हो गया है। दतिया में उसे कांग्रेस से सीट छीन लेनी चाहिए थी, जो नहीं छीन पाई। और जो बांकीपुर में हुआ, वो अब इतिहास बन चुका है। वो एक इतिहास बन चुका है। बिहार की राजनीति के लिए निश्चित रूप से वो इतिहास है और आगे चलकर, अभी तुरंत नहीं, राष्ट्रीय राजनीति पर भी उसका असर पड़ेगा, ऐसा मेरा आकलन है। अब वहां से जो पत्रकारों की, जानकार लोगों की, अंदर के लोगों की रिपोर्टें आ रही हैं, बता रही हैं कि भाजपा तीनों सीटों के ऊपर अपने केंद्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व के अंतर्विरोध का शिकार हुई। दतिया में भी यही हुआ। हम लोग जानते हैं नरोत्तम मिश्रा ने क्या किया। बांकीपुर में भी यही हुआ और मंजलपुर में भी यही हुआ गुजरात में। न भाजपा ये तय कर पाई ठीक से हम कौन सा उम्मीदवार उतारें, क्या करें, न ठीक से मुहिम चला पाई, सब जगह मुहिम चलाने में देर भी हुई। ये चीजें बताती हैं कि एक पार्टी जो कि पन्ना प्रमुख वगैरह इस प्रकार की तमाम चुनावी रणनीतियों के लिए जानी जाती है, उसकी तंदुरुस्ती इस वक्त ठीक नहीं है। उसकी तंदुरुस्ती ठीक नहीं है। उस तंदुरुस्ती ठीक करने के लिए स्टेरॉयड का हैवी डोज चाहिए उसको। पॉलिटिकल स्टेरॉयड का हैवी डोज चाहिए। तो वो पॉलिटिकल स्टेरॉयड इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर कहीं तैयार कर रहे हैं अकेले में, कहीं कीमियागिरी कर रहे हैं उसकी, पॉलिटिकल स्टेरॉयड की, कि वो हैवी डोज ले लें। और वो हैवी डोज के बारे में माना ही जा रहा है कि वो किसी न किसी तरीके से जो बचे हुए संसद के इस अधिवेशन के 6-7 दिन बचे हैं, उनमें वो परिसीमन वाला काम अपना निपटा देना चाहते हैं। किसी तरह 2/3 बहुमत की जुगाड़ करके परिसीमन का बिल पास करा लें और उसके बाद फिर वो कहेंगे ये सब कुछ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब हम 12 साल से सरकार चला रहे हैं, होता ही रहता है इस तरीके का। लेकिन हमने देखिए अपने जीत का स्थायी बंदोबस्त कर लिया। विरोध जी, मैं हूं ना टाइप डायलॉग चलता नहीं है राजनीति में। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, खासकर विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता जिनको अपनी हस्ती पे इतना विश्वास था कि वो मैं हूं ना की लय में चल रहे थे, उस दौर में चल रहे थे। लेकिन जनता ने खड़े होकर बता दिया कि हम भी हैं, हम ही हैं, हम भी हैं और हम ही हैं। देखिए, राजनीति में घमंड अच्छा नहीं होता। राजनीति में झुकना कमजोरी नहीं होती, झुकना फराख दिली होती है। और राजनीति में मैं अक्सर आपको कहता हूं, और बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करते हैं, लेकिन राजनीति में प्रधानमंत्री स्ट्रांग नहीं चाहिए, सेंसिटिव, रेजोल्यूट, सेंसिटिव एंड रेजोल्यूट, लचीला, सेंसिटिव और रेजोल्यूट, मतलब मुद्दों पे डटा रहे, अखड़ में नहीं डटे। अब ये जो आपने 2 जो जीती हैं विपक्ष ने और 1 जीती है बीजेपी ने खुद गुजरात में, देखिए गुजरात में तो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में फल पौधे उग रहे हैं वहां पर। लेकिन ये जो 2 सीट्स हैं जहां पर ये हारे हैं, दतिया में लगभग 6,000 से और बांकीपुर में अच्छे खासे बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं, 18-19 हजार से हारे। हाँ, लगभग 20 मान लीजिए, राउंड फिगर में कर लेते हैं डिस्कशन। देखिए, दोनों सीटें में कम से कम एक दतिया में तो कांग्रेस अक्सर जीतती रही है पहले भी, और उसने सीट अपनी रिटेन की है। लेकिन बांकीपुर में जो हार हुई है वो हार नहीं है, वो तमाचा है। तमाचा क्यों है? तमाचा हो सकता है कि आपने कहा कि इनके अंदर विरोधाभास है, हो सकता है अंदर से प्रेरित हो सकता है कोई एक धड़ा बीजेपी का
नितिन नवीन को नितिन गडकरी बनाना चाहता हो। नितिन गडकरी का जो प्रेसिडेंटशिप था बीजेपी की, वो किन कारणों से गिरी, किन कारणों से नाकामयाब हुई? क्योंकि अंदर से लोग उनकी जड़ें खोदने में लगे हुए थे। अब ये नितिन नवीन जो है, ये किसकी चॉइस थे? अमित शाह जी की चॉइस थे कि प्रधानमंत्री की चॉइस थे, या दोनों की चॉइस थे, या किसी की भी चॉइस नहीं थे? जहां तक हमारी जानकारी है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इलेक्शन बिहार में जीतने के बाद नितिन नवीन पे फोकस लाने की कोशिश की, और जिस तरह से वहां पर जो मुख्यमंत्री बने रहे, जिनका नाम सम्राट चौधरी है, ये दोनों की चॉइस में क्या एक राय थी? सवाल ये है। जहां तक मेरी जानकारी है, और मैं गलत हो सकता हूं, कि सम्राट चौधरी तो नीतीश जी की चॉइस थे, और नितिन नवीन जो थे वो प्रधानमंत्री का झुकाव उनके प्रति था। अब क्या कुछ ऐसा हुआ कि कोई उनके कार्यकाल पूरे होने से पहले उनकी राजनीतिक भविष्य को दिवंगत बनाने में लगा हुआ था? एक कारण ये भी था। देखिए, वहां पर जो कैंडिडेट माना जाता है कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट बांकीपुर में दिया, वो कैंडिडेट बहुत मजबूत नहीं था। उसी तरह से आरजेडी का कैंडिडेट भी मजबूत नहीं था। तो उसके चलते जो चेहरा प्रबल बन के उभरा, वो प्रशांत किशोर था। हमें खुशी है प्रशांत किशोर जीत गए, पढ़े लिखे आदमी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, उनका अपने स्टेट के बारे में एक विजन है, वो बिहार के हैं, और अपना नाम सिर्फ प्रशांत किशोर लिखते हैं, लेकिन वो फॉरवर्ड कास्ट के हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। अब आकलन ये लगाया जा रहा है कि उनकी जो जीत है, उसके चलते बीजेपी का जो फॉरवर्ड कास्ट वोट है वो चरमरा रहा है। ये तो वक्त बताएगा कितना चरमराया है, लेकिन आज के दिन जो आगाज हुआ है, उसका अंजाम क्या होगा, इस पे विवेचना की जरूरत है। और वो आज के दिन अगर हम करेंगे तो स्पेकुलेशन होगी। आज प्रधानमंत्री मिले हैं नीतीश जी से, लल्लन सिंह से मिले, और जो उनके नेता हैं संजय झा, उनसे मिले हैं। और अब मिलने का क्या मतलब है? पहले मिले थे क्या? इलेक्शन के दौरान मिले थे क्या? क्या नीतीश कुमार वहां प्रचार करने नहीं जा सकते थे क्या? क्या कोई जेडीयू का बड़ा नेता प्रचार करने गया? वहां पर स्वयं हर जगह पहुंच जाते हैं अमित शाह जी, वहां तो नहीं गए प्रचार करने, जहां तक मेरी जानकारी है। ना नीतीश को, ना प्रधानमंत्री स्वयं गए। तो इन्होंने तो ये सोचा था कि दे टुक द पीपल ऑफ बांकीपुर फॉर ग्रांटेड। और बांकीपुर जो है वो तो पटना के गर्भ में बैठा हुआ है, पटना की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और पटना में जो कायस्थ समाज है उसका गढ़ है। तो क्या कायस्थ समाज छिटक गया बीजेपी से? ये तो देखने वाली बात होगी ना। और दूसरी बात, जो जहां दतिया की आपने बात की, तो दतिया में तो मुझे लगता है कि वहां पर जो नरोत्तम मिश्रा हैं, वो पहले गृह मंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, और उनकी अकड़ भी उतनी है जितनी केंद्रीय नेतृत्व की है। देखिए, झुक के राज नहीं करना चाहती बीजेपी। क्यों भाई? जनार्दन के सामने नहीं झुकोगे क्या? वैसे तो जनता की बात करते हो, लेकिन जनार्दन के सामने नहीं झुकोगे तो ये तो अच्छा संकेत नहीं है। और जनार्दन आपको जमीन पे ले आया दोनों जगह पे। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही गहन विवेचना की आज के दिन जरूरत है, अगर उसने अपना वर्चस्व बनाए रखना है तो। लेकिन आज के दिन जो आबो हवा है, उस आबो हवा में देखिए, जैसे कि मरुस्थल में तो सेब नहीं उगाए जा सकते,
सेब तो ऐसी जगह उगाए जाते हैं जहां पर ठंडक हो, जहां पर थोड़ा एटमॉस्फेयर ऐसा हो जहां पर वो जो फल है वो अपने नेचुरल कोर्स में ग्रो करे। इन्होंने सोचा कि हम जहां मर्जी चले जाएंगे, जहां मर्जी जो पेड़ लगाएंगे वो उग जाएगा, वो जड़ें पकड़ लेगा और फलेगा फूलेगा। ऐसा नहीं होता है। तो बीजेपी आज के दिन कई विरोधाभासों से फंसी हुई है और इसका जो अंजाम होगा, अब देखिए, आपने कहा पता नहीं क्या वो खिचड़ी पका रहे हैं, वो दोनों नजर नहीं आ रहे। पता नहीं खिचड़ी पका रहे हैं तो हाजमा खराब होगा। हाजमा तो खराब है बीजेपी का आज के दिन। और बीजेपी का जो बीजेपी का जो स्वास्थ्य था, राजनीतिक स्वास्थ्य, वो बिगड़ा हुआ है आज के दिन। और हमको पता नहीं है, लेकिन क्या अंदर बातचीत हो रही है लोगों में? क्या उन लोगों में बातचीत हो रही है? वो नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में जो 20 लोग गए हैं दल बदलू, क्या वो सोच रहे हैं कि हम गलत समय पे आ गए इधर? क्या आम आदमी पार्टी के जो 7-8 गए हैं उधर, क्या वो सोच रहे हैं हम गलत समय पे आ गए इधर? उनके पास तो अब कोई ऑप्शन बचा नहीं, उनका तो मर्जर हो चुका है। देखिए, बात यह है कि इसलिए मैं कहता हूं कि खिचड़ी जो है वो डिलिमिटेशन की खिचड़ी इस मौसम में पकाना खुदकुशी होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरा मानना है। मैं गलत हो सकता हूं, और अगर मैं गलत हूं तो द वन हु थिंक्स ओनली मेक्स मिस्टेक्स और वन हु वर्क्स ओनली मेक्स मिस्टेक्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं गलती अपनी मानने को तैयार हूं, लेकिन आज के दिन जो मेरा विवेक कहता है, जो मेरी नजर कहती है, काफी बूढ़ी नजर है मेरी, लेकिन बहुत ज्यादा शार्प नहीं है इसके चलते, लेकिन नजर के साथ साथ थोड़ा विवेक इस्तेमाल कर ले तो काम चल जाता है। तो मेरा ये कहना है अभय जी कि वो कहते हैं ना कि when the luck starts obliging, the word is another for this. It is the F word which normally is used. But when the luck starts effing, there is no end to it. Yeah. And I've used it because this is the Gen X, this is the Gen Z language. And this Gen Z language, our Honorable Prime Minister himself is adopting these days. He's also adopting the communication techniques of Gen Z. लेकिन उसके रिस्पांस में जो जेन जी के कमेंट्स आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कॉल द जेन जी एज फ्रेंड्स, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ रील्स वीडियोस इन सर्कुलेशन व्हिच आर सेइंग हमको अपना दोस्त मत बोलिए। देखिए, बात यह है, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, you are in a position to alter or navigate the destiny of a nation and its people. So you have to choose for yourself a language that befits your age and office. Don't try to be young when you are 75. And don't try to teach others because you are 75. Because these days, the generation that we are dealing with is not entirely in the control of their parents as well. When I say not in control of their parents, I don't mean derisively. I mean that they have a mind of their own. सवाल पूछते हैं माँ बाप से, और आपने जिस तरह से कहा, मैंने आपको माफ किया,